हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं MHI 01 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और अपने जूनियर्स को भी प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिएगा हमारा चैनल है गुरुकुल स्टडी सर्कल। और यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर दूँ सारा का सारा, ताकि आपको असाइनमेंट्स बनाने में भी दिक्कत ना हो। इस बार के तो असाइनमेंट सबमिट हो चुके हैं। अब से हम सारे असाइनमेंट भी यहीं सबमिट बता दिया करेंगे आपके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। पहले इंपॉर्टेंस तो हम हिस्ट्री को ही देंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उनको भी हम डिस्कस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, जो जूनियर हिस्ट्री वाले तो 100% आप बोल दीजिए कि वो यहाँ पे अपना देख सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हम चैप्टर्स की समरीज भी डिस्कस करेंगे। एक तरीके से हम जो चैप्टर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपके चैप्टर्स की समरी ही है, लेकिन फिर भी हम अलग से भी कर देंगे डिस्कस। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे टॉपिक पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका, डिस्कस द वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ह्यूमन सोसाइटीज। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। ठीक है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और इनके आने का 100% चांस बहुत ज़्यादा है। आप खाली आधा घंटा दीजिए मेरे को, और आपके फटाफट 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप एग्जाम टाइम पे देख रहे हैं कि 100% इनमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्सिक्वेंसेज हमें बताना है कि क्या हुआ एग्रीकल्चर का, जब बिगनिंग हुआ तो उसका ह्यूमन सोसाइटी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुआ, मतलब क्या इफेक्ट हुआ। ठीक। अब देखो, सबसे पहले आया कि एग्रीकल्चर शुरू कब हुआ था। एग्रीकल्चर अपना न्योलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था, अराउंड 10,000 BC के आसपास, है ना। अब जब यहाँ एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो लोग क्या करने लग गए, अब एक ही जगह पे रुकने लग गए, है ना। पहले क्या करते थे, नोमैडिक थे, फूड हंटर, फूड फूड के लिए वो हंटर गैदरिंग का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते थे, शिकार के पीछे घूमते रहते थे, है ना। वहीं कुछ फल फूल और सीड्स खाते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, उनको जैसे ही पता चला कि हाँ भाई एक जगह पर रुक करके एग्रीकल्चर करें, वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा आ सकता है, तो वो सीडेंटरी लाइफ जीने लग गए, मतलब एक ही जगह रुक के लाइफ जीने लग गए। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब एक ही जगह रुकने लग गए, अब वहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, पॉपुलेशन ग्रो करने लग गई। पॉपुलेशन ग्रो करने का मकसद दो था। एक तो नेचुरल था कि एक ही जगह पे रुक रहे हैं तो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होता है, और अब इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो भी घट गई। ठीक है। पहले क्या था, वो हमेशा ऑन द रन रहते थे। और हमेशा खाते रहते थे, या कोई ना कोई जानवर मार के खाते थे, तो उससे क्या था, बहुत ज़्यादा चांसेस था डिजीजेस के, और इन्फेंट्स तो बहुत ही ससेप्टेबल थे किसी भी बीमारी के, तो बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता था, इस चलते उनकी पॉपुलेशन घट जाती थी। लेकिन अब क्या था कि जो इन्फेंट्स थे उनकी मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट जो मरने के, जो बच्चे होते हैं ना, उनके मरने की रेट घट गई थी, तो इस चलते अब पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करने लग गई थी। और दूसरा कारण पॉपुलेशन ज़्यादा करने का ये भी था कि एग्रीकल्चर में देखो बहुत ज़्यादा काम रहता है, एक दो आदमी के बस की नहीं है ना। उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो इस चलते भी सिग्निफिकेंट हो गया था कि जो लोग हैं वो आपस में एक तो कोऑपरेट करके काम करें, और साथ में बेस्ट था कि अगर अपना ही परिवार ज़्यादा बड़ा रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हम्म। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस आने लग गया, फूड सरप्लस आने लग गया, तो अब उतनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि फील्ड में काम करें वो। अब कुछ लोग क्या कर सकते थे, दूसरा काम भी कर सकते थे, तो इससे क्या होने लग गया, लेबर का स्पेशलाइजेशन होने लग गया। अब कुछ लोग थे जो क्राफ्ट्स में डील करने लग गए, सीखने लग गए क्राफ्ट्स बनाना। क्राफ्ट्स मतलब आपका हैंडीक्राफ्ट से है। ठीक है। फिर कुछ लोग ट्रेड करने लग गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब करने लग गए, और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में चले गए। ठीक। तो इस तरीके से आप देखते हो कि सोसाइटी में अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लग गए, तो ये क्या होने लग गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होने लग गया, है ना। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, आपका डिफ्रेंसिएशन होने लग गया, क्लास बनने लग गई है ना। हायरार्की बनने लग गई सोसाइटी में, कुछ लोग ऊपर हो गए, कुछ लोग नीचे हो गए। अब जिनके पास लैंड ज़्यादा हो गई, है ना, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, उस समय तो रिसोर्सेज मेजरली क्या था, लैंड ही थी मेजर रिसोर्स। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड हो गई, वो उतना एलिट क्लास बनता चला गया। अब वो कैसे बना होगा एलिट क्लास, उसने क्या किया होगा कि लैंड पे कब्जा किया पहले, लैंड के बाद उसके पास फूड सरप्लस आ गया, फूड सरप्लस आ गया तो उसके पास बार्गेनिंग
ज़्यादा हो गई। इसको आप डायरेक्टली आज की डेट में देख लो कि अगर आप किसी के पास पैसा ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास पावर ज़्यादा होगी, है कि नहीं? तो वो एलीट क्लास में चले जाते हैं और बाकी कौन रह गए लोग, जिनके पास कम था, वो फार्मर बन गए, आर्टिसन बन गए, लेबर बन गए, है ना? अब देखो ये डिफरेंशिएशन कैसे आया होगा, इसका मेरे हिसाब से जो मेजर कारण है, जहाँ ये लिखा हुआ नहीं है, आप देखो किस 2 परिवार का कंपैरिज़न लेके चलते हैं, ठीक है? एक परिवार में मान लो 2 बेटे हुए और एक में मान लो हो गए 4 बेटे। अब दोनों के पास, उसके फादर के पास मान लो बराबर-बराबर थी, 10-10 एकड़ लैंड थी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब जो पहले वाली फैमिली है उसमें 2 बच्चे हुए, उनके बीच में बँटवारा होगा तो 5-5 एकड़ आ गई। लेकिन वहाँ पे जो दूसरी फैमिली हुई उसमें ढाई-ढाई एकड़ आ गए, है ना? अब मान लो उसके अगली जनरेशन को देख लो, अगर मान लो इस बार दोनों के बराबर-बराबर हों, 2-2 बच्चे, 2-2 बच्चे, लेकिन अभी भी ये वाली जो क्लास है, जो फर्स्ट वाली फैमिली है, इनके पास तो ज़्यादा है अभी भी, है ना? और उनके पास जो दूसरी वाली फैमिली है, उसके पास तो रिसोर्सेज़ कम से कम होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे आप देखो 3-4 जनरेशन में कितना कम हो गया होगा, डिफरेंस कितना ज़्यादा आ गया होगा दोनों फैमिली में, अगर हम इस हिसाब से देखें तो। तो ये एक मेजर कारण हो सकता है उस ज़माने में कि किस तरीके से सोशल क्लासेस बनने लग गई, ठीक? और ऊपर से ये तो था ही कि कोई फार्मिंग में ही रहा, किसी ने स्किल सीख ली, कोई ट्रेडिंग करने लग गया तो ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा कमाने लग गया, है ना? तो ये अलग चीज़ थी, जो आज भी होता है कि नहीं? तो इस पीरियड में हमने देखा बहुत ही ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी होने लग गई थी और पावर का भी कंसंट्रेशन होने लग गया था धीरे-धीरे कहीं न कहीं, ठीक है? एग्रीकल्चर के बाद। चलो, और क्या देखा? अब एग्रीकल्चर जब डेवलप होने लग गया धीरे-धीरे, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की डिमांड होने लग गई, है ना? नए-नए टूल्स आने लग गए, नए-नए टूल्स की डिमांड होने लग गई, कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए या जो फूड डेवलप हुआ उसके प्रोसेस करने के लिए, है कि नहीं? तो कौन-कौन से टूल्स आए? प्लो आया, सिक्कल आया, ग्राइंडिंग टूल्स आया, है ना? फिर उसको स्टोर करने के लिए पॉटरी आए। तो ये सारे के सारे टूल्स डेवलप किए गए। किसने किए होंगे? आर्टिज़न्स ने किए होंगे। जिन आर्टिज़न और जो आर्टिज़न जानता होगा इनको बनाने के लिए, आप देख लो उनके पास उसके पास अपने आप पैसा आएगा कि नहीं आएगा? वो डिमांड करेगा भाई मेरे को इतना पैसा दो। आप कहीं मशीन खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोबाइल वाले के पास एज है ना, आपको चाहिए ही चाहिए वो, तो वो आपसे पैसा ले रहा है। या फिर आप देख लो मोबाइल कंपनी वाले जो आप रिचार्ज करा रहे हो जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन का, तो उनके पास एज है, वो चाहें तो अपना दाम बढ़ा सकते हैं किसी भी दिन और बढ़ाते ही रहते हैं रोज़, हम भरते हैं ना, मजबूरी है हमारी। तो वही तरीका था उस ज़माने में, आप देखो आर्टिज़न्स ऐसे ही थे, वो अपना रेट बढ़ा देते होंगे भाई। मान लो 1 सिक्कल के लिए पहले बोल लेते होंगे अ, शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा लेते होंगे जिसने डेवलप किया होगा, भाई 5 बोरी मेरे को चावल दो तभी दूँगा, नहीं तो नहीं दूँगा, है ना? फिर एक आधा और आर्टिज़न सीख गए होंगे तो थोड़ा कम हो गया होगा, तो और डेवलपमेंट की होगी किसी और ने। तो इस तरीके से इनोवेशन हमेशा चलता रहता है, जो आज भी चलता आ रहा है, ठीक है? फिर इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट में भी इनोवेशंस की डिमांड होने लग गई। क्यों? क्योंकि देखो हर जगह एग्रीकल्चर है तो उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए किसी न किसी ने दिमाग लगाया होगा, भाई नदी से इरिगेशन ऐसे लाएँगे हम, चैनल करके लेके आएँगे, है ना? जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होंगे, उन लोगों ने ये चीज़ें की होगी, मैनेज की होगी, ठीक? ताकि जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो ह्यूमन है वो धीरे-धीरे क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को भी मॉडिफ़ाई करना चालू कर देता है। ठीक? तो इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए था? पहले लोग छोटे लेवल पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, है ना? छोटे-छोटे खेत थे। फिर जब उनको और अच्छे से खेती करने आ गई, तो वो क्या करने लगे, जो जंगल था उसको काटना चालू कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन किया गया, बहुत ज़्यादा। और इससे क्या हुआ, जो बेचारे जानवर थे उनके लिए तो हैबिटाट लॉस हो गया उनका, है ना? जो रहने की जगह थी उनके लॉस हो गए उनकी। तो अब बहुत बड़े-बड़े लेवल पे जब फार्मिंग की जाने लगी, तो वहाँ पे क्या देखने को हमें मिलता है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया, इरोजन होने लग गया, न्यूट्रिशन में डिप्लीशन हो गया। क्या होता है मैं ये आपको अच्छे से समझा देता हूँ, सिर्फ टर्म्स नहीं। देखो जब आप पेड़ लगाते हो, सपोज़ आपने धान रोपा, है ना? तो धान जब हम लगाते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं, तो क्या करता है वो प्लांट, क्या है, न्यूट्रिएंट खींचता है, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो वो कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट। अब एक बार ले लिया आपने, फसल काट ली, दूसरी बार फिर लगाया, फिर उसने काट लिया आपने फसल, तीसरी बार, लेकिन आप देखो 3-4 बार के बाद क्या होगा, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे वो तो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप उसमें फिर से तो न्यूट्रिएंट डाल नहीं रहे हो। आज के डेट में हम क्या करते हैं, उसमें यूरिया वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा था नहीं, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सॉइल के बारे में। लोग थोड़ा बहुत फार्मिंग जान गए थे बट सॉइल वगैरह के बारे में उतना अभी नहीं जानते थे। तो इससे क्या हुआ, सॉइल
ख़त्म होने लग गई, है ना? ख़राब होने लग गई और उसका सॉइल का डिग्रेडेशन होने लग गया, ठीक है? होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो दूसरी तरफ क्या था, लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर रहे थे, है ना? एग्रीकल्चर के साथ-साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हो रहा था। तो ये एनिमल्स को क्या चाहिए, वो तो खाना खाएँगे। अब एनिमल्स कौन-सा कोई ये वो थोड़ी ना पाल रहे थे, शेर वगैरह थोड़ी पाल रहे थे। गाय पाल रहे थे, बकरी पाल रहे थे, है ना? छोटे-छोटे जानवर पाल रहे थे। अब गाय, बकरी वगैरह किस या भेड़ वगैरह उनको क्या चाहिए? घास चाहिए खाने के लिए, तो वो इनको छोड़ देते थे ग्रेज़िंग के लिए। अब क्या हो रहा था, पहले नेचुरल हैबिटाट में ये जानवर रहते थे, है ना? तो शेर वगैरह या दूसरे जानवर वगैरह इनको मार मार के खाते रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, ह्यूमंस क्या कर रहे थे, इनकी इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो इनकी जनसंख्या भी बढ़ने लग गई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के कारण। इन एनिमल्स की जनसंख्या बढ़ने लग गई। अब इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे। जो पहले एरिया में लिमिटेड में ग्रेजिंग होती थी, है ना? और लेकिन अब क्या होता था, ओवर ग्रेजिंग करने लग गए, तो उससे भी इन्वायरमेंट को लॉस होने लग गया। मिट्टी जो आपकी ग्रास होती है वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब जब ग्रास ही नहीं रहेगी तो मिट्टी उड़ने लग जाएगी, है ना? तो उड़ के इधर से उधर बह जाएगी और वो जो सॉइल थी जो यूज़ हो सकती थी वो खराब हो जाएगी। और आज भी ऐसा होता है, ठीक? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन कैसे चेंज होना चालू हो जाता है, ठीक? अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस की बात करें हम, उस ज़माने में कैसा था? तो अब देखो, अब जब इतने बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ होने लग गए, लोग लैंड काटने लग जंगल काटने लग गए, लैंड पे अपना दावा ठोकने लग गए, तो जब लैंड पे आप अपना लोग दावा ठोकना चालू कर देंगे, तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चालू हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत नेचुरल है, एक फैमिली में ही लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि ये वाला हिस्सा मेरे को चाहिए, वो वाला हिस्सा मेरे को चाहिए, है कि नहीं? फिर बहुत सारे काम थे जहाँ इरिगेशन में बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता था, प्लानिंग चाहिए होती थी, है ना? और ऊपर से स्ट्रक्चर्स बनाने लग गए थे वो। हुँ। आपने देखा मोहनजोदड़ो वगैरह में कितने बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सब बनाने के लिए भी पूरी प्लानिंग वगैरह चाहिए थी। तो इसके लिए कौन चाहिए होगा? कोई अथॉरिटी चाहिए होगी, है कि नहीं? सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी चाहिए होगी, ताकि जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं लैंड वगैरह को लेकर के, उसको भी रिज़ॉल्व किया जा सके। साथ में ये जो प्लानिंग चाहिए और एग्ज़ीक्यूशन चाहिए, ये सब वर्क का, इरिगेशन का, चाहे आपका कोई आर्किटेक्चर बड़ा बनाने का, तो ये सब के लिए एक अथॉरिटी चाहिए होगी, है ना? तो ये सब ऑर्गेनाइज़ेशन और गवर्नेंस के लिए कोई ना कोई ज़रूर रहा होगा, है ना? तो इस तरीके से धीरे-धीरे हम देखते हैं कि लीडर्स का इमर्जेंस होना शुरू हो जाता है एक सोसाइटी में, ठीक है? अब और क्या नए चैलेंजेस आ गए थे? अब क्या होने लग गया था, शुरू-शुरू में लोगों ने क्या किया, 2-4 पौधे ही वो जानते थे जिनको वो लगाते थे अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मान लो आज हम बड़े अच्छे से खेती करते हैं धान की, चावल की या फिर आपकी व्हीट की, है ना? या 2-4 और भी दाल वगैरह की हम जानते हैं, अच्छे से खेती करते हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसे ही था, वो 2-4 लिमिटेड पे, वो तो और भी लिमिटेड थे, हम तो फिर भी डाइवर्सिफ़ाइड जानते हैं आज की डेट में, इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है हमें। तो लेकिन उस और साइंस भी बहुत डेवलप हो गया। तो लेकिन उस ज़माने में वो क्या था, बहुत ही लिमिटेड खेती करते थे, है ना? कुछ एक ही क्रॉप्स की करते थे। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि अगर क्रॉप किसी वजह से फेल्योर हो गया, है ना? कीड़ा लग गया या फिर बरसात में बर्बाद हो गया, कुछ भी कारण से, तो क्या होता था, फेमिन हो जाता था, सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता था, है ना? फिर क्या था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उतना ज़्यादा आपका सैनिटेशन पे ध्यान नहीं था लोगों का, हाँ? और दूसरा क्या था, एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होने लग गए थे धीरे-धीरे, तो एनिमल्स के भी पास थे, तो ये सब कारण बन रहा था नई-नई डिज़ीज़ेज़ का धीरे-धीरे, ठीक? और पहले क्या था, न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिलता था, है ना? लेकिन धीरे-धीरे अब न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंट होते जा रहे थे लोग, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा था, किसी के पास कम था रिसोर्सेज़, इस वजह से, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो एग्रीकल्चर है पूरा का पूरा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस उसका हुआ ह्यूमन सोसाइटी पे, सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशन में उसका असर हुआ, है ना, एग्रीकल्चर का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस कैसे रहा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या क्या हुई वो भी हमने देखा। कल्चरल एंड रिलीजियस में भी ऑब्वियस सी बात है, जब
ये लोग सेटल्ड लाइफ जीने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे ये लोग क्या करने लग गए, आर्ट, रिलीजन और कल्चर की तरफ इनका ध्यान बट होने लग गया, है ना। लोग पूजा करने लग गए कि भगवान हमारी खेती इस बार अच्छी कर देना, है कि नहीं। तो एक तरीके से सीजनल साइकिल्स को लेकर के, फर्टिलिटी को लेकर के और नेचुरल डाइटीज डेटीज को ये लोग पूजा करने लग गए। ठीक है, रिलीजियस एक ऑर्गेनाइज्ड बन गया था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइज तरीके से होने लग गई थी और इंस्टीट्यूशन बन चुका था ये, है ना। बड़े बड़े मंदिर बनने लग गए थे अब। फिर राइटिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया। क्यों किया गया था, ताकि एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड रखा जा सके। हम्म, फिर यही राइटिंग सिस्टम आगे चल करके लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होने लग गया। ठीक। तो होप इतना आपके लिए काफ़ी है। इतना में तो 500 वर्ड आप लिख लोगे यार, इतना काफ़ी है। 500 वर्ड की तो लिखना होता है, ज़्यादा थोड़ी लिखना है। 20 नंबर का रहता है, 500 वर्ड आपको लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज। क्या पूछ रहा है, ब्रॉन्ज एज सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई ब्रॉन्ज एज में और उसका क्या इम्पैक्ट था, सोशल सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो जानो ब्रॉन्ज एज थी कब। तो ब्रॉन्ज एज 4000 से लेकर के 1000 बीसी के बीच के पीरियड को हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, ब्रॉन्ज क्या है। तो ब्रॉन्ज दो मेटल को मिला करके बनता है, उसको एक एलॉय बोलते हैं, और वो एक एलॉय है। कौन से दो मेटल को मिला के बना है ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन को मिला करके। ठीक, ये हो गया है ये। अब देखो, अभी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक न्यूरोथिक, जब रेवोल्यूशन हुआ था तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ी बात थी। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने एक्सपेरिमेंटेशन करते कराते करते कराते उसने क्या किया, मेटलर्जी भी ढूंढ डाली। ठीक है, ब्रॉन्ज मेटलर्जी ढूंढ डाली। हालांकि मेटल्स तो पहले भी थे, कॉपर भी मेटल ढूंढ ही लिया था उन्होंने। तो धीरे धीरे उनको नॉलेज हो गई थी कि किस तरीके से मेटल को धरती से अलग करते हैं, सॉइल से अलग करते हैं और उसका मेल्ट कैसे करते हैं, ये अच्छे से जान गए थे वो। लेकिन अब वो नया एक्सपेरिमेंटेशन करने लग गए थे, क्या कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ उनको मिक्स करने लग गए थे। और कितने पोर्शन में मिक्स करना है देख रहे हो आप, मतलब कितने परसेंट कॉपर रहेगा, कितने परसेंट टीन रहेगा, तब जा करके एक ब्रॉन्ज मिलेगा जिसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी, अच्छा स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। ऐसा नहीं था कि रैंडमली आपने इतना मिला, इतने परसेंट, 5% कॉपर मिलाया जी, 95% टीन मिला दिया तो बन गया जी, नहीं। एक पर सर्टेन परसेंटेज था। ठीक है, तो ये एक स्पेशल आर्ट था, स्किल था, है कि नहीं, जो हर कोई नहीं कर सकता था। और पहले ज़माने में ऐसा तो था नहीं कि बुक्स छपती थी भाई सबको पता चल जाए। तो सर्टेन लोगों के पास ही ये चीज़ थी, ग्रेस्प था इस नॉलेज का। ठीक है, तो इससे अब क्या हुआ कि अब बहुत ही बेहतरीन तरीके के से टूल्स बनने लग गए, वेपन्स बनने लग गए, है कि नहीं। और भी इक्विपमेंट्स बनने लग गए, सिकल्स बनाने लग गए हम ब्रॉन्ज के, प्लो की टिप बनाने लग गए हम, है ना। हल के आगे में टिप होती है, आप देखा होगा गाँव वाँव के लोगों ने कभी, जो हल होता है उसके सबसे नीचे में टिप होती है। पहले वो कॉपर की होती थी, वो टूट टाट जाती थी। अब ब्रॉन्ज की ज़्यादा बेटर हो गई, स्ट्रेंथ आ गई थी इसमें ज़्यादा बेटर। ठीक है, फिर चीजल्स बनाते थे, वो ड्रिल्स बनाते थे। तो ये सब के सब आप किसके बनने लग गए, ब्रॉन्ज के बनने लग गए थे। बेटर वेपन बनने लग गए थे। इन सब से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आ गया। जो वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते थे, वुड का वर्किंग करते थे, उन सब में बेटर इम्प्रूवमेंट आ गई थी। ठीक, साथ में क्या हुआ, मेनली तो वारफेयर में इसका बड़ा अच्छा यूज हुआ। क्योंकि अब जो ब्रॉन्ज वेपन्स थे, ब्रॉन्ज वेपन कौन से, जैसे सोर्ड हुई, तलवार, स्पीयर, भाला, जो आर्मर वो पहनते थे, है ना, बचने के लिए, ये सब अब ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। और जिनके पास ये चीज़ होगी ब्रॉन्ज की बनी हुई, तो वो सामने वाले दुश्मन से बेटर हो गए भाई, है कि नहीं। तो इस तरीके से वॉरियर क्लास का जन्म होता है। और जब वॉरियर क्लास आएगा तो उनका कोई लीडर भी होगा, तो उसके पास पावर ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अब वारफेयर भी ज़्यादा होने लग गए, ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लग गया था ज़्यादा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पूरा चेंजेस आने लग गई थी और सोशल हायरार्की और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। ठीक, क्योंकि अब जो एक जगह के थे वो अब दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ के भी कब्जा कर लेते थे, दूसरे लोगों को भी अपने अंडर ले आते थे, है ना। अब वहाँ भी कुछ लोग काबिल होंगे तो उनको उस पॉलिटिकल सिस्टम में रैंक दिया जाता होगा। तो इस तरीके से सोशल हायरार्की बनने चालू हो जाती है बिल्कुल आपकी। अब ब्रॉन्ज एज में एक और बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज हुई, क्या, इन्वेंशन ऑफ व्हील।
ठीक है। अब व्हील का इन्वेंशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड, एक जगह से दूसरी जगह लोग आराम से आ जा सकते थे, अब लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जा सकते थे। अब लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे लोग तो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, आपका आइडियाज एक्सचेंज होंगे, प्लस ट्रेड बढ़ेगा, है ना, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। फिर देखो, इसी पीरियड में पॉटर्स व्हील भी डेवलप होता है, पॉटरी बेटर हो जाती है। अब पहले पॉटरी मतलब नॉन यूनिफॉर्म हुआ करती थी, लेकिन अब वो यूनिफॉर्म होने लग गई। साथ में आप देखो, अ, अब इरिगेशन टेक्निक्स भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। अब देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह थी, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ना। तो उस जमाने में आप देखो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम। साथ में आप मेसोपोटामिया देखो, इजिप्ट में देखो, वहाँ भी आपको दिखता है इरिगेशन सिस्टम हाईली डेवलप्ड था, है ना। और राइटिंग सिस्टम भी बड़ी अच्छे से डेवलप की गई। मेसोपोटामिया में उस जमाने में यूनिफॉर्म राइटिंग थी। इजिप्ट में आप देख लो हायरोग्लिफ्स हैं, ठीक। तो राइटिंग से आप क्या कर सकते थे, रिकॉर्ड्स रख सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती थी, लॉस को कोडिफाई करने के काम आती थी, ठीक है। हम्म, अब देखो, अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, क्या थी इसमें, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर की, क्राफ्ट की, है ना। एग्रीकल्चर में क्यों हुई, क्योंकि अब बेटर तरीके से खेती होने लगी थी, और भी बेटर, क्योंकि इरिगेशन टेक्निक्स बढ़ गई थी, ऊपर से जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स थे वो और बेटर हो गए थे, तो इस चलते प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। हम्म, हम इसे इस जमाने में देखते हैं कि सोशल जो आपका हायरार्की थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। हमने देखा अभी नए नए टाइप के आपके प्रोफेशन सामने आते हैं, जैसे मेटल स्मिथ्स आपके सामने आए, है ना, मर्चेंट्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिस्ट, वॉरियर्स अब सामने आ गए देखने के लिए, जो फूड प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, है ना, लेकिन इनडायरेक्टली ये सबका रोल था फूड प्रोडक्शन में भी, ठीक। जो मेटल जो ब्रॉन्ज प्रोडक्शन था, वो अब एक सेंट्रल इंडस्ट्री बन चुकी थी उस जमाने में, है ना। और उस पे कब्जा रखना बहुत ज़रूरी था। अब उस पे कब्जा रखने का मतलब क्या है, जहाँ कॉपर और टीन का प्रोडक्शन होता होगा, जहाँ कॉपर और टीन मिलता होगा, उस एरिया पे कब्जा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है कि नहीं। इसी से उनकी इकोनॉमी बूम पे जा सकती थी, क्योंकि ब्रॉन्ज से सिर्फ आप अ, वार के इक्विपमेंट्स नहीं बनाते थे, साथ में उससे आप बनाते थे हैंडीक्राफ्ट भी बनते थे, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हैंडीक्राफ्ट आपका ट्रेड एंड एक्सचेंज में काम आता था, ठीक। इसी ज़माने में हम देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क डेवलप हो गए, और उससे क्या हुआ, बहुत सारी वेल्थ आने लग गई, है ना। एक तरीके से क्या हुआ, आप एक्सपोर्ट करने लग गए, है ना, ब्रॉन्ज के आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया, जैसे शहरों से गाँव में जाने लग गया वो ब्रॉन्ज का आइटम्स। गाँव में जा के बेचते थे महंगे में, और वहाँ से पैसा आता था उनको, क्योंकि बनता ये शहर वहर में ही बनाते होंगे, और हर जगह बन नहीं सकता था, तो इस चलते एक बेटर सोर्स ऑफ इनकम बन गया ये। हम्म, हम्म, कुछ रह गया क्या, हाँ। फिर और हम देखते हैं इस ज़माने में हमने देखा कि अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, बिग ब्रिक्स का यूज़ किया जाने लग गया, ग्रेनरीज का कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जाने लग गई थी, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दिखाई देता है, ठीक। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया ना, किस तरीके से सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई थी, कंट्रोल ओवर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था, आर्टिजन ट्रेडर्स प्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे सोशो इकोनॉमिक हायरार्की में, और वेल्थ का एक्यूमुलेशन होने लग गया था लोगों के, कुछ लोगों के हाथ में, और इस तरीके से पावरफुल बन चुके थे ना, और वो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं नींव पड़ने लग गई थी अब, ठीक है। तो ये सारा था इम्पैक्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का उसको इकोनॉमिक ब्रॉन्ज एज पे ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, दो क्वेश्चन कंप्लीट।
अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये एकदम आप समझ लो कि आएगा ही आएगा आपके, इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना आप। मेन फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन एंशंट ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में जो स्लेवरी थी उसके क्या क्या मेन फीचर्स थे, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, ग्रीक एक ऐसा सोसाइटी था जहाँ पे आपको ना हर जगह स्लेवरी दिखती है। ठीक, ऐसा कहीं कहीं भी नहीं था कि जहाँ पे स्लेव्स नहीं हो। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो तो यही है कि यूबिक्विटी ऑफ स्लेवरी, मतलब हर जगह स्लेव था। ये एक डिफाइनिंग फीचर था कि चाहे वो रूरल सोसाइटी हो, चाहे अर्बन सोसाइटी हो, चाहे हाउस होल्ड हो, एग्रीकल्चर हो, माइन हो, वर्कशॉप हो, इवन पब्लिक सर्विसेज में भी, पब्लिक ऑफिस में भी आपको सर्वेंट्स, सॉरी, स्लेव्स दिखते थे। हर जगह दिखते थे। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो, लेकिन स्लेव्स आपको हर जगह थे। पूरे ग्रीस में फैले हुए थे स्लेव्स। ठीक है, एथेंस में तो सबसे ज़्यादा स्लेव्स थे। ठीक, दूसरा क्या है इसका फीचर कि डाइवर्स सोर्सेज ऑफ स्लेव। अब ये स्लेव्स आते कहाँ से थे? स्लेव्स इनके आते थे जो वार ये करते थे वहाँ से कैप्चर किए जाते थे। पायरेसी से, पायरेसी मतलब क्या है? आपने देखा था कि अ, अंग्रेज अफ्रीका से उठा उठा करके अमेरिका ले गए थे लोगों को, है ना, पायरेट करके, है कि नहीं? और वहाँ ले जाके उनसे ज़बरदस्ती काम कराते थे। सेम उसी तरीके से ये भी करते थे। दूसरी जगह इन्होंने मेडिटेरेनियन की तरफ में कब्जा किया लोगों को पे, और उनको लेके आके यहाँ ज़बरदस्ती काम कराते थे अपने यहाँ। परचेज खरीद लेते थे स्लेव ट्रेडर से, उसको बच्चों बचपन से ही स्लेव बना दिया। और कुछ लोग ऐसे थे जो बेचारे डेट नहीं पे कर पाए, उधार नहीं पे कर पाए, है ना, तो उनको भी स्लेव बना लिया जाता था। लेकिन एथेंस में सोलोन करके जो उनका राजा था उसने बंद करा दिया था कि डेट से कोई भी नहीं बन सकता है। डेट अगर पे नहीं किया तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको स्लेव बनाओगे। ये बाद में बंद कर दिया गया था। तो इस चलते जो ये स्लेव्स थे वो डाइवर्स ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे। तो इसलिए इनमें ये नहीं था, सेंस नहीं था किसी आइडेंटिटी या ओरिजिन का कि हम एक हैं, हमको मिल के रहना चाहिए, हमें इस चीज़ के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। तो कभी भी लार्ज स्केल रजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है इसी वजह से, डाइवर्स सोर्स ऑफ स्लेव्स की वजह से। तीसरा फीचर, वेरिएबल स्टेटस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स। अब देखो, जो अब स्लेव्स थे वो ऐसा तो था नहीं कि हर अलग अलग जगह में है। हमने अभी देखा, कोई माइंस में काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में, कोई हाउस होल्ड में है, कोई पब्लिक सर्विस में है ना? तो इस तरीके से उनके अलग अलग उनका स्टेटस हो गया, है कि नहीं? स्लेव्स को पास ग्रीक में उस जमाने में कोई भी लीगल राइट्स नहीं होते थे। उनको एज अ प्रॉपर्टी माना जाता था, उनका कोई लीगल राइट्स नहीं होते थे। ठीक है, अब डिपेंड करता था कि उनकी लाइफ कैसी होगी, किस पे डिपेंड करता था? उनके ओनर्स पे। और वो कैसा काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता था उनकी लाइफ। जैसे हाउस होल्ड में काम कर रहा है कोई, है ना, घर में काम कर रहा है, तो वो ओनर्स के ज़्यादा करीब रहते हैं, तो ओनर्स उन पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो उनको जो उनके स्टेट्स होते थे बड़े बड़े, स्टेट्स मतलब एग्रीकल्चर के जो बड़े बड़े खेत होते थे, है ना, स्टेट्स बोला जाता था, तो उसको मैनेज करने के लिए दे देते थे उनको, या अपने बच्चों को पढ़ ट्यूटरिंग करने के लिए दे देते थे कि तुम पढ़ाओ हमारे बच्चों को। ठीक है, लेकिन जो स्लेव्स बेचारे माइंस में काम करते थे या बड़े बड़े एग्रीकल्चर स्टेट्स में काम कर रहे थे, कुछ को तो मैनेज करने के लिए दिया हुआ है, अब कुछ स्लेव्स को, कुछ स्लेव्स बेचारे जो स्टेट्स में काम कर रहे हैं उनकी तो बुरी हालत रहती थी, है ना, हार्श कंडीशन में काम करते थे, ब्रूटल कंडीशंस में काम करते थे, और उनको कोई होप नहीं थी कि उनको कोई फ्रीडम वगैरह मिल सकती है कभी भी। ठीक, फिर कुछ पब्लिक स्लेव्स थे। पब्लिक स्लेव्स कौन होते थे? स्टेट उनको ओन करता था, है ना, मतलब सरकार के स्लेव्स होते थे वो तो ऑटोनॉमी भी होती थी उनके पास, और वो क्या काम करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे प्लस मेंटेनेंस का काम करते थे। देख लो, एक तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे पब्लिक स्लेव्स, तो उनकी ऑटोनॉमी भी थी, तो एक तरीके से उनकी लाइफ तो और भी बेटर थी, हाउस होल्ड वालों से भी बेटर थी उनकी लाइफ तो। ठीक, चौथा फीचर क्या है? लैक ऑफ रेशियल बायस फॉर स्लेवरी। अच्छा, अब इनमें क्या था? जो ग्रीक थे वो कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी एक रेस के प्रति घृणा रखते हो तो उन्हीं को स्लेव बनाएंगे, ऐसा नहीं था उनके मन में। ठीक है, ना वो एथनिसिटी पे बिलीव करते थे ना स्किन कलर पे, वो हर किसी को स्लेव बना लेते थे। आपने देखा, वॉर से उठा के लेके आते थे, पायरेसी से, या फिर वो खरीद लेते थे स्लेव ट्रेडर से। अपने, ये तो अपने लोगों को भी स्लेव बना लेते थे डेट नहीं पे करने पे, है ना? तो इनका कोई भी वो नहीं था, रेशियल बायसनेस नहीं थी इनकी किसी के प्रति में। ठीक, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्लेवरी, बहुत ही इकोनॉमिक था भाई। स्लेव को कुछ पैसों में खरीद लिया, उसके बाद उससे लाइफ टाइम
काम करा रहे हैं फ्री में, उसको थोड़ी ना पैसा देते थे, है ना? बस खाने को देते थे और रहने को देते थे। रहने को क्या, कईयों को ज़बरदस्ती रखा हुआ था। माइन्स वगैरह में तो एक तरीके से उनको गार्ड में रहते थे, उनको भागने नहीं दिया, जेल में रखा जाता था एक तरीके से, है ना? लार्ज स्टेट्स में जो अब देखो, बड़े-बड़े जो स्टेट्स थे, वहाँ एग्रीकल्चर का काम करा रहे हैं इनसे, एन एग्रीकल्चर का प्लस एनिमल्स हस्बेंड्री का काम करा रहे हैं। तो बहुत ही चीप पड़ता था, एक बार खरीद लिया उसके बाद पैसा नहीं देना इनको। तो उनके लिए बहुत ही चीप था और बहुत ही बेटर था। इसी तरीके से अर्बन सेंटर्स में आप देखो, ये लोग वर्क करते थे, एज़ अ आर्टिज़न वर्क करते थे, कारीगर के तरीके से काम करते थे, उनसे अलग-अलग काम कराया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर बनाने में मज़दूरी करा रहे हैं उनसे, शॉप्स में नौकर लगे हुए हैं, डोमेस्टिक में सर्वेंट्स लगे हुए हैं, है ना? माइन्स में उनके काम कर रहे हैं, माइन्स में सोचो कितना पैसा था, वहाँ सिल्वर माइन्स होती थी। एक जगह है एटिका, वहाँ पे माइन थी लॉरियम करके। अब देखो वहाँ पे इन्हीं से काम कराया जाता था। अब माइन से निकल रही है सिल्वर और इनको पैसा क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे उसके बदले में, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। ऊपर से क्या था ये, लेबर्स का क्या था, लार्ज स्केल में अवेलेबल रहते थे हमेशा ही, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे कोई भी लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे मान लो खुदाई करनी है, तो दो तरीके हैं, या तो आज के ज़माने से आप देखो तो क्या करोगे, आप मशीन लगा दोगे, जेसीबी वगैरह लगा देते हैं हम, है ना? या तो फिर पैसा बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जेसीबी महंगी पड़ती है, तो दूसरा तरीका है भाई लेबर को लगा दो, वो खोदता रहेगा, सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। तो वही तकनीक ये लोग भी करते थे, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, इन्होंने कहा साला लेबर है ही फोकट का, तो लेबर को लगा दो जी, वही करता रहेगा काम, ठीक। तो ये थी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब अगला सिक्स्थ पॉइंट अगर आप लिखो तो आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्लेवरी। इनके जो बड़े बड़े ग्रीक फिलोसफर्स, आप जानते हो कितने बड़े बड़े ग्रीक फिलोसफर्स रहे, एरिस्टोटल रहा, प्लेटो रहा, है ना? तो इवन एरिस्टोटल ने भी कहा था कि सपोर्ट करता था इसको, स्लेवरी को, इतने महान मतलब थिंकर होने के बावजूद भी ये इनको सपोर्ट करते थे। वही देखो सोच, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर किसी ने अच्छा काम किया हो यार, कुछ कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, सब इंसान है ना? तो वो कहता है कि देखो, स्लेवरी नेचुरल है, एक नेचुरल ऑर्डर है उसके हिसाब से। उसका कहना था कि देखो, हर कोई जो है कैपेबल नहीं होता है सेल्फ गवर्नेंस का, रीजनिंग की कमी होती है कुछ लोगों में, तो वो नेचुरली स्लेव ही बनते हैं। देखो इसका कहना कहीं ना कहीं सही भी है यार, आज की डेट में भी हम स्लेवरी कर ही रहे हैं ना कहीं कई लोग स्लेवरी कर रहे हैं एक तरीके से। अब देखो प्राइवेट जॉब में जो लोग लगे हुए हैं, आप उनसे पूछना कितनी बुरी स्थिति है यार उनकी। आप जानते हो वो अगर बीमार पड़ जाते हैं ना कई बार, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, इतनी बुरी स्थिति है। मतलब तुम नौकरी से क्यों निकाल रहे हो भाई, मेरे कई दोस्तों को निकाल दिया गया। अब सोचो मतलब, आप नौकरी से कैसे निकाल सकते हो भाई, बीमार पड़ गया है, कुछ दिन नहीं आएगा, तुम उसको सैलरी मत दो। मान लो उसने 20 दिन की छुट्टी दिया, उस ठीक होने में मान लो उसको 40 दिन लग गए, तो आप उसकी सैलरी मत दो ना यार 40 दिन की, आप उसको नौकरी से कैसे निकाल सकते हो यार, है कि नहीं? और नौकरी से निकाल देना, आप सोचोगे यार ठीक है दूसरी नौकरी मिल जाएगी, पहले तो मिलती नहीं दूसरी नौकरी, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। दूसरा, अगर आप दूसरी नौकरी पे जाते भी हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर से बहुत ज़्यादा यार, है ना? फिर से नए लोगों के बीच में जा रहे हो आप, फिर से वहाँ लोगों को समझना पड़ता है कौन क्या है। सेकंड, जो सामने वाली कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको दबाती है, आपको पैसा कम कर देगी आपका। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मतलब आज भी स्लेवरी चल रही है दुनिया में, ठीक है? एक तरीके से मतलब डायरेक्ट नहीं नाम है, इनडायरेक्ट नाम से उसको जॉब नाम दे दिया गया आज की डेट में। आप सीधा समझ लो प्राइवेट जॉब मतलब स्लेवरी कर रहे हो आप पे चिल्लाएगा मालिक, बदतमीजी करता है। मैं देखा हूँ ना यार, मेरे सामने मेरे साथ के इवन मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स, मेरे मैनेजर वगैरह थे, उन पे इतना चिल्लाते थे, इतना चिल्लाते थे। और एक्चुअली मेरा रोल बहुत ही अलग था। तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपके क्वेश्चंस में, छोड़ो हटाओ। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि यार स्लेवरी ना बहुत ही, तब भी थी आज भी है, और अच्छे से पढ़ लिख लो यार, प्राइवेट जॉब वगैरह करने का सोचो भी मत कभी भी, ठीक है? चलो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा ही सोचता था जैसा अरिस्टोटल सोच रहा था। कई लोगों ने इसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ भी किया, क्वेश्चन भी किया इस इंस्टीट्यूशंस को कि ये मोरल और एथिकली गलत है, और इनजस्टिस है, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन को ओन करना, ये बिल्कुल इनजस्टिस वाली बात है। कई लोगों ने इस बारे में ग्रीक में आवाज़ें भी उठाई थी, ठीक। अच्छा, फाइनली
एक वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होती थी कि स्लेव्स को फ्री भी कर दिया जाता था। इसको बोला जाता था मैन्यूमिशन बोला जाता है, ठीक है? ये डिपेंड करता था ओनर पे, जो उसको ओन कर रहा है, वो चाहे तो अपने स्लेव को फ्री कर सकता था, है ना? एज अ रिवार्ड फॉर लॉन्ग सर्विस, या फिर उसका उसके साथ अच्छा रिलेशन बन गया तो उसने उसको फ्री कर दिया। ये डिपेंड करता था ओनर पे। भाई उसने खरीदा है उसको, तो हो सकता है अपना पैसा वसूल हो गया, उसको लगा कि पैसा वसूल हो गया तो चलो ठीक है छोड़ दो, है ना? या कोई अच्छा आदमी होगा तो उसने छोड़ दिया, लिबर्टी दे दी उसको। तो फ्री स्लेव्स क्या कर सकते थे? कुछ राइट्स एक्वायर कर सकते थे। पहले मैंने आपको क्या बताया, जो स्लेव्स होते थे उनको कोई भी राइट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, उनके पास कुछ राइट हो सकता था जब वो फ्री हो जाते थे, और कहीं कहीं तो वो सिटीजन्स भी बन सकते थे कुछ एक सिटीज में, ठीक है? तो ये आपके मेजर फीचर्स हैं जो आप लिख सकते हो। इनको थोड़ा और डिटेल कर लेना, मैंने जितना बताया उतना तो है ही है, प्लस थोड़ा सा और डिटेल कर लेना। अगर आप टाइम है तो थोड़ा सा किताब पढ़ लो यार, और नहीं टाइम है तो इतना तो लिख के आ ही जाना, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोमैडिक अंपायर्स। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ तक पहुँच गए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अभी बहुत सारे हम क्वेश्चन लाएंगे ऐसे, लगभग लगभग मैं 100 क्वेश्चन से ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में एकदम फर्स्ट क्लास स्कोर करके आओ, ठीक है? जूनियर्स को रिकमेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरा चैनल। बहुत मेहनत लगती है यार, लगातार बोल रहा हूँ, देख रहे हो? चलो, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर्स, नाम से ही पता चल रहा है नोमैडिक लाइफ जीते होंगे ये लोग, है ना? नोमैडिक लाइफ कौन जीते थे? ट्राइब्स जीते थे, जो पेस्टोरल एनिमल्स रखते होंगे, है ना? वही वाली बात है। ये नोमैडिक, ये लोग जो थे, ये क्या थे, इनके इन्वायरमेंटल चीज़ों के बारे में बात करें तो ये कहाँ थे? ये यूरोपियन स्टेप्स में रहते थे, यूरेशियन स्टेप में, है ना? मंगोलिया वगैरह जो एरिया है, उस एरिया में पेस्टोरल रीजन है वो मेजरली। वहाँ पे क्या है, एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड है, खूब बड़ी बड़ी, ठीक है? तो यहाँ पे लाइफस्टाइल जो मेजरली है वो क्या है, लोग आपका मेजरली नोमैडिक लाइफ जीते हैं। उनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, उन्हीं को चलाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है? तो यही इनकी लाइफस्टाइल है। तो इस लाइफस्टाइल के लिए मेजरली उनको क्या क्या स्किल होनी चाहिए उनके पास? उनके पास जो स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए हॉर्समैनशिप। उस ज़माने में, आज की नहीं, उस ज़माने के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, कि हॉर्समैनशिप होनी चाहिए, आनी चाहिए उनको अच्छे से, आर्चरी अच्छे से आनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी होगी उनकी, और रेजिलियंस अच्छा होना चाहिए था उनका। क्यों ये सब चीज़ चाहिए, अभी देखते हैं क्यों चाहिए इनको। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जब ये मूव करते रहते हैं हमेशा, है ना, पेस्चर के लिए, है ना, चारागाह के लिए, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो दूसरे लोग भी तो होंगे ऐसे, थोड़ी ना तुम ही लेके घूम रहे हो भाई अपने 100 जानवरों को, दूसरे के पास भी तो 100 होंगे, हो सकता है उसके पास 200 हो। तो ये क्या होता था, आपस में हमेशा ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, कंपटीशन रहता था कि ये वाला इलाका मेरा, वो वाला इलाका तुम्हारा, ठीक है? अब जब देखो, दो तरीके के ट्रेन हो सकती है। ट्रेन मतलब मोबाइल ट्रेन नहीं, ट्रेन, ये वाले ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेन, ठीक है? या तो खुला मैदान होगा, या तो पहाड़ी इलाका हो। पहाड़ी इलाके में लड़ाई करना ज़्यादा आसान है, आप छुप के हमला कर सकते हो, है ना? या टैक्टिक बना सकते हो, इधर से अटैक कर दिया या उधर से अटैक कर दिया। लेकिन जब ओपन मैदान होता है, वहाँ पे लड़ाई के टैक्टिक्स बहुत ही अलग चाहिए होते हैं, हाईली स्किल्ड चाहिए होता है। तो इन लोगों ने आपस में इंटर ट्राइबल कंपटीशन के वजह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टैक्टिक्स डेवलप कर दी थी, ओपन ट्रेन में लड़ाई करने की इन्होंने डेवलप कर ली, है ना? कि किस तरीके से सामने वाले को घेरना है, मारना है, इन्होंने अपना डेवलप कर लिया था। अब अंपायर, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें क्या होने लग जाता है कि कोई ना कोई ट्राइब ऐसी होगी जो ज़्यादा पावरफुल होगी, है ना? दूसरों को कंपैरिजन में, दूसरी ट्राइब्स के कंपैरिजन में। तो वो ट्राइब जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करती है, धीरे धीरे बाकी ट्राइब्स में अपना रेपुटेशन जमाने लग जाती है, इज्जत कमाने लग जाती है ना? तो ये डिपेंड करता था सब किस में, उस ट्राइब के लीडर की लीडरशिप क्वालिटी पे, कितना करिज्मेटिक है वो, कितना यूनिफाइंग है वो, है ना? तो ऐसे ही कुछ एक लीडर्स हुए भी, जैसे अतीला द हुन या फिर चंगेज खान, है ना? तो ये लोगों के पास क्या था, एक्सेप्शनल मिलिट्री
और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, ठीक है? और ऊपर से इन्होंने ये भी बना दिया कि हम डिवाइन हैं, हमें मैंडेट मिला हुआ है, ठीक? इन्होंने डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में अलायंसेस फॉर्ज किए और जो इंटर ट्राइबल राइवलरी थी उसको ख़त्म किया, इंटरनल राइवलरी भी ख़त्म की और एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाया इसने, ठीक? क्यों बनाया इसने ऐसा? ताकि और दूसरे एरिया में जा सकें, ये दूसरे एरिया को कब्जा सकें, ठीक है? इन्होंने इसलिए बनाया ये। हम्म। तो है ना, अब देखो, इनके पास मिलिट्री सुपीरियरिटी तो थी ही थी, क्योंकि ये लोग, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि ये लोग ओपन फील्ड में टैक्टिक्स बना के लड़ने में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने महारत हासिल कर ली थी, है ना? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे ओपन फील्ड टेक्नोलॉजी में, ओपन फील्ड लड़ाई वारफेयर में, ठीक है? तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट था कि ये एक अंपायर बिल्ड कर सकते थे। अब चंगेज खान जैसे जो लीडर आए सामने, तो इन लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करने की ठान ली। अब मिलिट्रीली स्ट्रांग होने के पीछे इनका एक कुछ और भी कारण थे। एक तो इनकी कैवेलरी पे बहुत ज़्यादा पकड़ थी, घुड़सवारी पे। ऊपर से इनकी जो बो थी वो कंपोजिट बो होती थी, ठीक है? और कंपोजिट बो मतलब अ, 2 मटेरियल को मिला करके बनाते थे ये बो। उससे वो क्या होते थे, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती थी वो बो, ठीक है? तो ये एक एडवांटेज था उनके इनके खिलाफ। जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी बेचारी चुपचाप अपना रहती थी, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं रहती थी, है ना? ऐसे लोग थे ना जो यहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे, एग्रीकल्चर सोसाइटी वो अपना एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, प्लस ट्रेड वगैरह जो करते थे उस पर डिपेंडेंट थे, तो वो लड़ाई झगड़ों में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे नहीं, ठीक है? एज अगेंस्ट ये लोग तो हमेशा ही लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहते थे। इनको अच्छा कमांड हो चुकी थी वारफेयर में। तो ये जब इन पे अटैक करें एग्रीकल्चर सोसाइटी पे, तो आप समझ सकते हो कि ये कौन जीतेगा। और इन्होंने किया भी वही। इन्होंने क्या किया, ये वहाँ रेड करने लग गए इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में, वहाँ लूट-पाट करने लग गए और फिर उनको कहते थे कि तुम हमें ट्रिब्यूट दो। ट्रिब्यूट मतलब फिक्स्ड पैसा दिया करो, ठीक है? और इससे क्या होने लग गया, अब ये ऐसा एक गाँव पे तो करते नहीं होंगे, एक सोसाइटी पे तो करते नहीं होंगे, कइयों पे करते होंगे, है ना? तो इससे इनके पास वेल्थ आने लगा, रिसोर्सेज़ आने लग गए। प्लस ये वहाँ से लोगों को भी उठा लेते थे कि लड़ाई में लड़ना है, चलो भाई। मैन पावर भी इनको मिल जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेंशन चालू कर दिया। पहले इन्होंने एक आधा पे हमला किया होगा, एक आधा पे हमला करके इन्होंने काफ़ी बटोर लिया, अब इनको लत लग गई, अरे यार ये अच्छा तरीका है, वहाँ जाओ, हमला करो, लूट-पाट करो, 2-4 को मारो, वहाँ से मैन पावर मिलता है और ऊपर से सलाह पैसा भी देंगे, ये फर्दर भी डर के मारे देंगे पैसा। तो अच्छा धंधा बन गया इनका। इन्होंने वही किया और ज़्यादा करने लग गए। अब इसको क्या हुआ, पहले कुछ एक नोमैडिक ग्रुप्स ने हमला किया होगा ऐसा, लेकिन जो बाकी नोमैडिक ग्रुप्स थे उन्होंने देखा यार ये बढ़िया तरीका है मिलिट्री का यूज़ करके, और वो भी इनको ज्वाइन करने लग गए धीरे धीरे, ठीक। अब वो ज्वाइन करने लग गए तो और भी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई और रीच भी बढ़ गई इनकी, है ना? स्ट्रेंथ कैसे बढ़ गई, दोनों तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ गई, नंबर में भी बढ़ गए, प्लस लोग जो स्किल्ड लोग हैं वो और ज़्यादा हो गए इनके पास, ठीक। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था इनका? सोशल स्ट्रक्चर इनका, क्योंकि नोमैडिक ग्रुप्स थे, तो ऑब्वियस ही बात है किनशिप पे होगा मेजरली। ट्राइब्स थी, ट्राइब्स किस चीज़ में होती हैं? ट्राइब तो किनशिप पे बेस्ड होती हैं। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर था और किनशिप बेस्ड था। फिर जब इंटर ट्राइब्स होने लग गई, ग्रुप बनने लग गया, तो फिर डिपेंड करता था कि लीडर इनका कौन बनेगा, जो जिसके पास मिलिट्री जो मिलिटरली स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा बेटर होगी, मिलिट्री स्किल्स जिसके पास ज़्यादा बेटर होगी, वो बनेगा। या फिर जो ज़्यादा मिलिट्री स्किल्स के साथ साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, है ना, जो लोगों को एक कर सकता हो, उसको बनाएंगे, ठीक है? एक्सपेंशन एक्सपेंशन का प्रोसेस तो हम समझ ही चुके हैं कि रेड करते थे, कॉन्क्वेस्ट करते थे और ट्रिब्यूटरी रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करते थे सेटल्ड पॉपुलेशन के साथ। अब ये क्या करते थे, अब उस ज़माने में इतना बेटर कम्युनिकेशन तो होता नहीं था, है ना? तो ये लोग करते थे कि अम, जहाँ जीता जिस एरिया को, है ना? जिस गाँव को जीता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे उस वहाँ जो उनका लीडर रहता होगा उस गाँव का, उस उसी को रूल करने देते थे, ये खुद रूल नहीं करते थे। और उसको कहते थे भाई तू सिर्फ हमें, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तू रूल अपना चलाता रहे, हम कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें तू अपना ट्रिब्यूट भेजते रहियो टाइम टू टाइम, ठीक है? ये इस तरीके से इनडायरेक्ट रूल करते थे, ठीक।
कंट्रोल किस तरीके से इन्होंने बनाया, कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल जो मंगोल राजा वगैरह थे, है ना, बाद में जैसे जंगीज खान वगैरह जो बने, इन्होंने क्या किया, कुछ एक रूल्स बनाए, है ना, ताकि वो पूरा जो अंपायर है, जहां जहां इन्होंने जीता हुआ है, वहां सब में एक जैसा रूल लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कर लिया कि भाई हम 25% लेंगे, तो वो सब पे एप्लीकेबल है 25%। ठीक, यही होता है ना, रूल का मतलब क्या हुआ कि सब पे एक जैसा एप्लीकेबल। अब इंडिया में जो लॉ है, चाहे आप पंजाब में रहो, चाहे आप कलकत्ता में रहो, चाहे आप मुंबई में रहो, चाहे आप चेन्नई में रहो, रूल तो हर जगह एक ही जैसे हैं, है कि नहीं, सबको लॉ तो एक ही है पूरे इंडिया का। तो उसी तरीके से बनाया गया, और उसको बोलते थे वो यासा बोलते थे। ठीक है, लीगल कोड्स कर दिया गया। फिर उन्होंने कुछ एक स्ट्रेटेजिक सेंटर्स बना दिए एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत बड़ा अंपायर बन गया था इनका, है ना, मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक फैला हुआ, यूरोप में कम था, एशिया में पूरा फैला हुआ था इस साइड में, है ना, हमारी तरफ एशिया की तरफ, इवन चाइना भी इनका अंडर में आ गया था, नोमैडिक एम्पायर में चाइना में भी था। ठीक, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अलग अलग जगह में, इतने बड़े जगह एक सेंटर से तो हो नहीं सकता था, तो कई जगह पे इन्होंने स्ट्रेटेजिक सेंटर बना दिए एडमिनिस्ट्रेशन के, आप वहाँ आओ अपनी प्रॉब्लम रखो, या फिर वहीं से ऑर्डर्स को गवर्न किया जाता था, देखा जाता था कि हाँ भाई लोग वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से चलता था। जैसे हर जगह की आज की डेट में अगर इसको इक्विवेलेंट देखो, तो हर स्टेट की अपनी अपनी एक राजधानी होती है ना, आप वहाँ जा सकते हो अपनी चीज़ों के लिए, तो वैसे ही था। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ एक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डेवलप किया। ठीक है, जैसे पोस्टल रिले सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए इन्होंने ये पोस्टल रिले सिस्टम बनाया। घोड़े पे जाता था एक आदमी, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता था, फिर वो उसको दे देता था खत, फिर वहां से वो आगे जाता था। अब एक ही आदमी इतना लंबा लंबा सफर थोड़ी करेगा। ठीक है, चलो, इंटरेक्शन विद सीडेंट्री सोसाइटी कैसे था, नोमैडिक एम्पायर का कैसा इंटरेक्शन था। अब देखो, जब ये वहां जाएंगे, नई जगह पहुंचे, मिडिल ईस्ट से मान लो एशिया पहुंचे, तो जब ये यहाँ पहुंचेंगे, तो सबसे पहले तो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज तो होगा ही होगा, है ना। साथ में ये लोग क्या करते थे, जो वहाँ लोकल लोग थे, अब लोकल लोग में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे कुछ लोग, है ना, रिसोर्सेज होंगे उनके पास, तो ये उनको भी अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लेते थे। जैसे वहाँ के आर्टिजन्स को, कुछ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर स्कॉलर्स को ये अपने ग्रुप में मिला लेते थे। ठीक है, अपने पास रख लेते थे उनको, और इसके बदले में ये उनको क्या देते थे, जैसे देखो जो बेचारे एग्रीकल्चर सेडेंट्री सोसाइटीज थी, वो तो इनको ट्रिब्यूट्स देती थी, अब ये उनको क्या दे रहे हैं उसके बदले में, ये उनको देते थे मिलिट्री प्रोटेक्शन, साथ में ट्रेड रूट्स प्रोवाइड करा दिया उनको, कि आप इस रूट्स में जाओ, हमारे ये एरिया हैं, आप यहाँ जाकर ट्रेड करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये भी उन्होंने प्रोवाइड किया नोमैडिक एम्पायर ने। ठीक, जहाँ पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने में डरते थे, मुश्किल होता था, लूट-पाट हो जाती थी, तो अब ये कहीं न कहीं मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलने लग गया हो। लॉन्गेविटी ऑफ द अंपायर, अंपायर कितना लंबा चलेगा, ये तो डिपेंड करता था कि भाई जो उनका लीडर है वो कितना उसकी स्ट्रेंथ है, करिश्मा कैसा है उसका, है ना, और इंटरनल यूनिटी मेंटेन करके रख पाता है कि नहीं रख पाता है। हालांकि देखो, क्राइसिस हमेशा मेंटेन रहे, सक्सेशन क्राइसिस हमेशा रहता था कि मान लो लीडर मर गया तो उसके बाद कौन बनेगा, तो उनके आपस में लड़ाइयाँ हमने हमेशा देखी है राजा वालों में, है ना, उनके उत्तराधिकारियों में लड़ाई, सक्सेशन क्राइसिस, इंटरनल रेबेलियंस हमेशा होते रहते थे, एक्सटर्नल पावर्स भी रहता था, बाहर से भी कोई ना कोई कोशिश करता था हमला करने की उन पे, तो ये सब चलता रहता था। पर ये सब डिपेंड करता था कि जो लीडरशिप है वो कितनी स्ट्रांग है उस पर। ठीक है, तो आपका ये नोमैडिक अंपायर का भी प्रोसेस आप समझ गए कैसे था, है ना। चलो, हम्म, ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, ये सारी उनको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे बस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अरब सोसाइटी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले अरेबिक सोसाइटी कैसी थी, वो हमें यहाँ पे बताना है आपको। ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ। चलो, ये हो गया। यार ये लाइट लाइट सा दिख रहा है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, फिर लाइट हो गया, डार्क कैसे होगा भाई, अब डार्क हो गया। हम्म, चलो, मैं यहाँ पे लिब्रा ऑफिस यूज़ करता हूँ, लिब्रा ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही है,
बट ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो इसको, ओपन सोर्स कोड है ये, ठीक है। चलो, क्या पढ़ना है हमें? अरेबिक सोसाइटी के फीचर्स को पढ़ना है इस्लाम से पहले, कि जब वहाँ इस्लाम नहीं था तो उससे पहले वहाँ सोसाइटी कैसी थी, ये पढ़ना है हमें। कोई बात नहीं जी, बड़े आराम से पढ़ेंगे। देखो, अरेबिक सोसाइटी, आज के ज़माने में हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इस्लाम से पहले के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जाहिलिया पीरियड बोलते हैं। जाहिल बोलते हैं ना हम, जाहिल है ये, तो वैसे ही जाहिलिया पीरियड बोला जाता था, बोला जाता है आज। जाहिलिया पीरियड मतलब एज ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का ज़माना था। प्री इस्लामिक सोसाइटी को इसी तरीके से बोला जाता है आज की डेट में। इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट में क्या था? अरब सोसाइटी पहले क्या थी? ट्राइबल थी, है ना? लोग कहाँ रहते थे? रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान में कुछ लोग रहते थे, ज़्यादातर लोग तो रेगिस्तान में, डेजर्ट में ही रहते थे। लेकिन कुछ लोग क्या रहते थे वहाँ पे, ओआसिस में रहते थे। ओआसिस क्या होता है? कि एक पानी का सोर्स होता है, उसके आसपास में फर्टाइल लैंड होती है थोड़ी मोड़ी, वहाँ रहते थे। अब कुछ लोग कहाँ रहते हैं? डेजर्ट, प्योर डेजर्ट में रहते थे, कुछ ओआसिस के आसपास रहते थे, और कुछ आपके कोस्टल एरियाज में लोग रहते थे, ठीक है। अब तीनों की लाइफ बिल्कुल अलग अलग होगी। जो ओआसिस के आसपास रहते हैं, वो थोड़ा बहुत आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। जो आपका प्योर डेजर्ट में रहते हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगे? वो प्योरली पेस्टोरल लाइफ पर डिपेंड करते थे, और पेस्टोरल नोमैडिक लाइफ लीड करते थे। और जो कोस्टल में है, वो कोस्टल में वो भी फिशिंग वगैरह पे डिपेंडेंट होंगे, थोड़ा बहुत जो उनके आसपास में कोस्टल रीजन में एग्रीकल्चर कर पाते होंगे, वो उस पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो मेजरली सोसाइटी क्या थी? ट्राइबल थी। अब ट्राइबल थी तो किनशिप और लीनियज मेन चीज होगी उनकी, है ना? और हर ट्राइब का एक लीडर होता होगा, उस लीडर को बोलते थे शेख या सैयद, ठीक। हर ट्राइब के अपने लॉ थे, कस्टम्स था, और अपने ही भगवान थे। भगवान मतलब डाइटीज बोल जाता है, अपने ही डाइटी थे उनके, ठीक। अब लॉयल्टी टू ट्राइब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मानी जाती थी, ठीक है। इनके बीच में आपस में इंटर ट्राइबल वारफेयर बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। आपस में रेड भी करते रहते थे हमेशा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा कम था, है ना? एक तो रिसोर्सेज कम था, उस चलते आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। दूसरा, ऑनर के लिए, रिवेंज के लिए, ठीक। अब ये क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कार्स रिसोर्सेज क्या होगा? अगर आप मान के चलो डेजर्ट वाली बात कर रहे हैं, हम डेजर्ट के ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास क्या मेजर रिसोर्सेज है? उनके पास पेस्टोरल रिसोर्सेज है। तो उस जमाने में करते क्या थे ये लोग ना, कि नॉर्मली एक दूसरे के जो इनके एनिमल्स होंगे उसकी चोरी करते थे, ठीक है। उठा के ले जाते थे। आज भी आप देखो, पुराने ज़माने में मतलब जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, उससे पहले इंडिया में भी ऐसे ही होता था। कुछ एक जो है ना कास्ट वगैरह है ना, वो क्या करती थी, इसी तरीके से जानवरों की चोरी किया करती थी, ठीक। और मेरे को पता नहीं आप कहाँ से देख रहे हो, यहाँ इंडिया में भी, मैं दिल्ली से बना रहा हूँ, तो दिल्ली के आसपास में भी ऐसे कुछ एक इलाके हैं जहाँ पे कुछ एक जाति के लोग ऐसा करते थे पहले भी, कि वो क्या करते थे, जानवर चोरी करते थे एक दूसरे की, ठीक है। तो गाँवों में अभी भी ये होता है। तो इस चलते लोग अपने जानवरों की पहचान बना कर रखते थे, कुछ ना कुछ उन पे छापा वापा मार के रखते हैं। तो अ, वही होता होगा उनके बीच में। दूसरा, ऑनर किलिंग, है ना? औरतों को भी उठा लेते थे उस जमाने में, तो उसके चक्कर में भी मार काट होती थी। प्लस रिवेंज, उसके बदले में रिवेंज भी लेंगे, है ना? उसने मेरा मारा तो मैं उसको मारूंगा। बहुत ज़्यादा होता है, तब भी होता था, आज भी होता है? तो सेम चीज़। तो राइवल, यही इंटर ट्राइबल राइवलरी इतनी ज़्यादा थी ना वहाँ, कि इसी के कारण से वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी, यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी कभी डेवलप हो ही नहीं पाई, ठीक। उनके प्री इस्लामिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक। चलो, इकोनॉमिक लाइफ देखें, तो इकोनॉमिक डिपेंड करती है कि आप कौन से रीजन की इकोनॉमी देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कोस्टल एरियाज वगैरह में थे, जैसे यमन वगैरह, वहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता था, है ना? इरिगेशन का सिस्टम अच्छा था। फिर ट्रेड यहाँ बड़ा कॉमन था पूरे अरब पेनिनसुला में, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट रूट हुआ करता था ईस्ट और मेडिटेरेनियन के बीच का, है ना? आप जानते हो सिल्क रूट वगैरह था, यहीं से गुजरता था। तो ट्रेड के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट था। कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेंटर्स भी थे, कमर्शियल सेंटर्स थे, जैसे मक्का, मदीना। मदीना को तब बोला जाता था याथरिब, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर थे। यहाँ पे सीजनली ट्रेड फेयर लगाया जाता था, मर्चेंट्स आते थे पूरी अलग अलग जगहों से, ठीक।
पेस्टोरल नोमैडिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वे ऑफ लाइफ था, मैंने बताया ही आपको। जो ट्राइब डेजर्ट में रहते थे वो मेनली पेस्टोरल नोमैडिज्म फॉलो करते थे, और उनके पास नॉर्मली केमल होता था, शीप होता था, गोट्स होता था अपने लाइफ के लिए। रिलीजियस बिलीफ कैसा था उस जमाने में? रिलीजियस बिलीफ की बात करें प्री इस्लामिक अरेबिया में, तो पॉलिथिज्म था उस जमाने में, ठीक है। और कुछ इन्फ्लुएंस था जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी का भी। पॉलिथिज्म मतलब क्या? कोई एक भगवान को नहीं मानते थे, जैसे आज के डेट में अरब में, इस्लाम में एक ही है ना, सुप्रीम गॉड अल्लाह। तो वैसे उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में वो, जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्राइबल्स थे, अलग अलग ट्राइब्स के अपने अलग अलग डाइटीज़ होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डाइटीज़ थे उस ज़माने में, ठीक है। और उनके जो डाइटी होते थे उनका आइडल भी बनाते थे, वो पूजा भी रखते, मूर्ति भी रखते थे। इस्लाम में तो मूर्ति पूजा ही नहीं होती। तो उनकी उस ज़माने में आइडल भी होती थी, और वो जैसे मंदिर होता था वैसे ही लोकल सेंचुरी में उनकी रख पे पूजा करते थे, रख के पूजा करते थे, ठीक है। और मक्का जो सिटी है वहाँ काबा है, आज भी है ना। तो काबा में हर आइडल का एक एक आइडल वहाँ पे रखा जाता था काबा में, ठीक है। हर ट्राइब का एक एक आइडल वहाँ रखा गया था, ठीक है। तो एक तरीके से काबा जो था पूरे के पूरे पेनिनसुला का पिलग्रिमेज प्लेस था, ठीक है, क्योंकि हर ट्राइब का जो आइडल थे, और हर ट्राइब के जो डाइटी का आइडल था वो वहाँ रखा गया था। तो हर कोई वहाँ पे आते थे एज अ पिलग्रिमेज करने के लिए, ठीक। मोनोथिज्म भी उस जमाने में एग्जिस्ट करता था, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं था इस्लाम के आने से पहले तक। हालांकि लोग मानते थे कि एक सुप्रीम गॉड भी होते हैं, गॉड के ऊपर भी, लेकिन उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था इस्लाम से पहले, ठीक। सोशल कस्टम एंड वैल्यू, अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, उस ज़माने में ऑनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, करेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, हॉस्पिटैलिटी को, जनरसिटी को बहुत वैल्यू दी जाती थी, इन सारी बातों को, है ना। पोइट्री एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था, चीज़ थी। पोएट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे उस ज़माने में, क्यों? क्योंकि उस ज़माने में राइटिंग सिस्टम नहीं था उनका डेवलप्ड, ठीक। अरेबिक लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी, लेकिन राइटिंग सिस्टम नहीं था डेवलप्ड, ठीक। तो जितने भी ट्रेडिशंस थे वो ओरल थे, ठीक। ट्राइबल हिस्ट्री भी ओरली प्रिजर्व करी जाती थी इन फॉर्म ऑफ पोएट्री। सोशल वैल्यूज़ को भी एक्सप्रेस किया जाता था पोएट्री के फॉर्म में। साथ में कुछ सटायर देना हो, सटायर मतलब आपका तंज कसना हो, या बढ़ा चढ़ा के बोलते थे अपने ट्राइब के बारे में, तो ये सब पोएट्री के फॉर्म में किया जा सकता था, ठीक है। हम्म। अब कंसेप्ट ऑफ ऑनर क्या है, किससे लिंक्ड होगा? फैमिली से और ट्राइबल रेपुटेशन से। ऑनर, ऑनर आप जो आपको मतलब गुमान हो, किस चीज़ पे गुमान करते हो आप? अपनी फैमिली पे गुमान करते हो, मेरी फैमिली इतनी महान थी या है ना? या फिर ट्राइब्स के बारे में आप अपने आज के डेट में आप रिलेट करोगे तो कैसे? अपने, हो सकता है आप इसको कर सकते हो, कास्ट से रिलेट कर सकते हो अपनी, है ना? या अपने इलाके से रिलेट कर सकते हो कि हम ऐसे थे, है ना? हम्म। और यही चीज़ें जो थी ना, कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण थी, और पर्सनल वेंडेटा का भी कारण थी, ठीक है। आपस में इनकी लड़ाई झगड़े इसी चक्कर में होते रहते थे, भयंकर तरीके से। वुमन की बात करें तो वुमन का देखो स्टेटस वेरी करता था, कहीं पे उनको ऑटोनॉमी भी थी, और कहीं पे वो सबॉर्डिनेट थी मैन के सिर्फ, ठीक है। सोसाइटी मेनली पैट्रियार्कल थी, है ना। लेकिन देखो कुछ जगह ऐसी थी वुमन का स्टेटस इतना हाई था कि बिजनेस करती थी, बड़े बड़े बिजनेस करती थी, जैसे खालिद जा, है ना। वो बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन थी। बाद में आपने देखा उन्होंने शादी कर ली थी आगे चल के, है ना, इस्लाम के फाउंडर से। हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड करता था कि वुमन का स्टेटस वेरी करता था, कोई फिक्स नहीं था। सबॉर्डिनेट भी थी, और बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेनर्स भी थी वो, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको जैसे मैंने बताया, ट्राइब्स अलग अलग थी, कभी भी इनके बीच में इतनी ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े थे कि इनके बीच में कभी भी यूनिटी नहीं रही। तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी तो थी नहीं, टोटली डिसेंट्रलाइज था ये, ठीक है। इंडिविजुअल ट्राइब्स के हाथों में पावर होती थी, उनके लीडर्स के हाथों में पावर होती थी, ठीक। और इन ट्राइब्स का जो अलायंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स शिफ्ट करते रहते थे, है ना। ये कभी इस एक ट्राइब के साथ अलायंस बना लेते थे,
कभी दूसरे उनके साथ, कभी उन्हीं के साथ झगड़ा हो जाता था इनका, है ना? तो इनकी अलायंसेस शिफ्ट करते रहते थे और कॉन्फ्लिक्ट भी शिफ्ट करता रहता था इनका, ठीक। मक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था उस जमाने में भी, क्योंकि वहां पे काबा था, और काबा क्या था, सभी ट्राइब्स के डाइटीज का आइडल यहाँ रखे हुए थे, तो पिलग्रिमेज था हर ट्राइब्स का यहाँ पे, है ना? साथ में ये एक न्यूट्रल ट्रेडिंग जोन हुआ करता था सेक्रेड मंथ में, ठीक है? इंपॉर्टेंट सेक्रेड मंथ्स होते हैं जैसे इस्लाम में आज भी हैं, तो उस जमाने में भी होते थे। और लेकिन ये काबा जो था, मक्का जो था, कभी भी पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं एग्जर्ट करता था पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला पे, ठीक। सिर्फ ये एक इसका यही इंपॉर्टेंस था कि ये रिलीजियस सेंटर था, प्लस यहाँ पे ट्रेड का भी सेंटर हुआ करता था ये, ठीक। इंटेलेक्चुअल लाइफ कैसी थी उस जमाने में? इंटेलेक्चुअल लाइफ की बात करें हम, तो देखो उस जमाने में फॉर्मल सिस्टम ऑफ राइट लर्निंग था नहीं वहाँ पे, ठीक है? ओरल ट्रेडिशंस ही मेजरली थी, पोइट्री थी, है ना? और नॉलेज जितनी भी थी, जैसे जीनोलॉजी से रिलेटेड, जीनोलॉजी मतलब आप हिस्ट्री पकड़ लो, हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड, ये क्या थी? ओरली थी, ओरली ट्रांसमिट की जाती थी वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। जैसे इंडिया में होता था वैदिक वैदिक पीरियड में, है ना, कि जो गुरु थे वो शिष्यों को सिर्फ ओरली पढ़ाते थे, कुछ भी रिटर्न नहीं था, है ना? बाद में, बहुत बाद में जाकर के इसको हमने वेद्स वगैरह लिखी गई, लेकिन वेद तो बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, कई जनरेशन पहले से एग्जिस्ट करती हैं, वो सिर्फ ओरली थी, ठीक है? रिटर्न बहुत बाद में जाकर के हुआ। उसी तरीके से अरेबियन में भी था कि रिटर्न नहीं था, बट उनका हाँ डेवलप बहुत था। ऐसे ही उनकी अरेबिक लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, बहुत ही पोएटिक वगैरह फॉर्म्स इनके डेवलप्ड थे और सोफेस्टिकेटेड हुआ करते थे। एनुअल पोएट्री कंपटीशन हुआ करता था वहाँ पे ट्रेड फेयर्स के टाइम पे, और ये एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इवेंट माना जाता था पोएट्री कंपटीशन, ठीक है? तो इस तरीके से जो प्री इस्लामिक सोसाइटी थी, है ना, अरबिक सोसाइटी, प्री इस्लामिक अरबिक सोसाइटी थी, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप लिख सकते हो। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो किताब थोड़ा सा पढ़ लेना। मैंने अपनी तरफ से जितना शॉर्ट में हो सकता है आपको बताया, ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना कर सकूं और वीडियो बोरिंग ना हो जाए, ठीक है? कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।